हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बड़े ही शानदार सीरीज में, जहाँ जिसको हम लोग ना बहुत टाइम से यार वेट कर रहे थे, बहुत टाइम से वेट कर रहे थे। हमें लग रहा था कि बस सर अब आ जाए यार, अब ये मैपिंग वाला कर लो। हमने ज्योग्राफी तो एकदम भर भर के पढ़ के रट डाला है, ज्योग्राफी अपना ऑलरेडी बहुत स्ट्रांग हो गया है सर। अब मुझे थोड़ा मैपिंग भी सिखा दो। बच्चे, आप लोगों ने कई सारे मैपिंग्स ऑलरेडी पढ़ रखे हैं, लेकिन कोई बात नहीं है। जब आप उसको सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ोगे तो आपको रियलाइज होगा कि मैपिंग जो है, जितना हम लोग अपने ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, दैट इज गुड, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। लेकिन इसके अलावा भी मैपिंग का बहुत सारा पोर्शन है जो कि यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आज आप लोग अपने खोपड़िया की पेटी बांध लो और याद करने के लिए तैयार हो जाओ बहुत सारे फैक्ट्स। हाँ जी हाँ, बहुत सारे फैक्ट्स आज हम लोग पढ़ेंगे यार। थोड़ी सी दिक्कत होगी आपको, मुझे पता है, लेकिन आप लोग कम मेहनती नहीं हो यार। आप लोग इतने मेहनती हो कि आप लोग आज के आज ही इस पूरे लेक्चर को रट डालोगे, इतना कॉन्फिडेंस है मुझे। तो इसी कॉन्फिडेंस के साथ हम लोग अपने इस नए सीरीज का शुभारंभ करते हैं और हम लोग चलते हैं अपने प्यारे से सेशन में, जहां पर हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे भाई साहब पहली बार नॉर्थ अमेरिका के साथ में। आप बोलोगे सर इंडिया इंडिया के साथ शुरू करते। बेटा, इंडिया का मेजॉरिटी ऑफ द मैपिंग हमने इंडियन ज्योग्राफी में ऑलरेडी कवर कर रखा है। आपको बड़ी खुशी होगी इस बात को जान के। उसमें छोटी छोटी हिस्से ही हैं जिनको हमें फर्दर मैपिंग में देखना होगा। मेजॉरिटी ऑफ द इंडिया की मैपिंग हमारी ऑलरेडी डन है भाई, बल्ले बल्ले है, अपनी टेंशन मत लो। तो इसीलिए अब यहां पर नॉर्थ अमेरिका से हम स्टार्ट करते हैं, तो हम लोग को क्या क्या देखने को मिलेगा। उससे पहले बस आपको यही कि भाई साहब, आपके मन में कोई भी शंका आती है ना, वो लघु शंका हो, दीर्घ शंका हो, अरे अपने इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड भाई, तो वो छोटे बड़े समस्याएं, सारे समाधान आपको यहां पर बहुत अच्छे तरीके से मिल जाएंगे। तो टेंशन मत लेना। कोई भी डाउट आता है, कोई भी चीज नहीं समझ में आती है, तो यहां पर मुझे अप्रोच करना। और ये जो पूरी प्यारी सी पीपीटी मैं आपके लिए बना के लाया हूं, ये सारी पीपीटी आपको यहीं पर भी मिल जाएगी। इसके अलावा कुछ बैचेस के अंदर भी आपको यहां पर मिलते ही हैं। सिमिलरली अब यहां पर हम लोग शुभारंभ करने जा रहे हैं अपने प्यारे से लेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका। अब हमें आज के लेक्चर में क्या क्या पढ़ना है, जरा एक बार फटाफट से हम लोग देख लेते हैं भाई साहब। सबसे पहले हम लोग नॉर्थ अमेरिका के बेसिक लोकेशंस की बात करेंगे, और इस लोकेशन को पढ़ने के बाद, जो बेसिक इंफॉर्मेशन पढ़ने के बाद, हम लोग इसके कुछ लोकेशंस में मेजर कंट्रीज के बारे में पढ़ेंगे कि यहां पर कौन कौन सी कंट्रीज इन्वॉल्व हैं। तीसरे नंबर पर हम लोग यहां के कुछ मेजर कंट्रीज को पढ़ने के बाद कुछ फिजिकल डिवीजन्स की बात करेंगे। तो यहां पर जो भी मेजर फिजिकल डिवीजन है यहां की, हम उस पर चर्चा करेंगे। टोटल ऐसे 4 डिवीजन्स हैं, 4 डिवीजन्स के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। और इसके बाद हम लोग कुछ पढ़ेंगे मेजर सीज, गल्फ्स, यही सारी चीजें हम लोग यहां पर पढ़ रहे होंगे। मेजर गल्फ्स, सीज या फिर बेज वगैरह वगैरह। फिर उसके बाद हम लोग इंपॉर्टेंट तरीके से पढ़ेंगे यहां के ड्रेनेज सिस्टम के बारे में, ड्रेनेज पैटर्न के बारे में हम लोग जरा यहां पर पढ़ेंगे, ड्रेनेज पैटर्न। और फिर उसके बाद हम लोग के ड्रेनेज पैटर्न के बाद एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा हिस्सा आता है, जिसको हम लोग बोलते हैं इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस ऑफ द सिटीज। यहां पर कुछ ऐसे बहुत प्यारे सुंदर से सिटीज हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो यहां का जो भी मेजर इकोनॉमिक सिटी है, मेजर इकोनॉमिक सिटी है, उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। और फिर इसके बाद एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट हिस्सा आएगा हमारे साथ। वो कौन सा है भाई हिस्सा? मेजर इकोनॉमिक सिटी के बाद कुछ हमारे इंपॉर्टेंट स्ट्रेट्स जो हमने अभी छोड़ दिए हैं, उसको भी जरा पढ़ लेंगे। और कुछ मिसलेनियस में रखते हैं, इर्द गिर्द में आपको ऐसे बहुत सारे फन टू लर्न चीजें मैं देता रहूंगा। तो टेंशन नॉट, बड़े मजेदार तरीके से हम इस पूरे सेशन को खत्म करेंगे। फिलहाल आज के आज आपको ये नॉर्थ अमेरिका याद करके दिमाग में बैठा के फेंक देना है। दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े, बस रिवाइज करने की जरूरत पड़े। और इसी के साथ आपके लिए एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है कि जूनियर यूपीएससी प्रोग्राम, ऐसे बच्चे जो कि 11-12 में पढ़ते तो हैं, लेकिन उनके मन में कीड़ा पैदा होता है कि सर यूपीएससी की तैयारी करनी है, तो उस क्यूरियोसिटी को किल करने के लिए आप यहां पर यूपीएससी जूनियर प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो। एट द सेम टाइम भाई साहब, आप लोग जो कॉलेज में बैठे हो, यस आप लोगों के लिए भाई अपना प्रारंभ कोर्स है, तो प्रारंभ बैच में आओ, अपना शानदार प्यारा दुलारा प्रारंभ बैच। उसके अंदर भी हम लोग मिलेंगे आपके साथ, बड़े मजेदार तरीके से पढ़ेंगे। बस आज के लिए इस बात को पहली और आखिरी बार बता रहा हूं कि आपके पास जब भी इस सेशन को देखो, तो आपके पास एक ऐसा एटलस का मैप होना बड़ा जरूरी है, एटलस की बुक होनी बहुत जरूरी है। एटलस की बुक जरूरी नहीं कि इस फ्रंट कवर पेज के साथ में हो, ये तो शायद इसका 3rd एडिशन की फोटो है, अब तो आराम से 4th और 5th एडिशन भी मिल गया है।
तो फोर्थ फिफ्थ एडिशन वाला कोई भी मिल जाए, बस इंडियन स्टूडेंट्स वाला एटलस होना चाहिए, दैट्स इट। है ना, देश वेश थोड़ी ना बदल जा रहे हैं भाई कि खिसक के कहीं और चला गया, कोई किसी से और जुड़ गया, ऐसा प्यार मोहब्बत यहाँ पर नहीं चलता है, जो जहाँ है वहीं पर रह रहा है। फिर इसके बाद आपके पास कुछ ऐसी सामग्रियां भी होनी चाहिए, मतलब कि आपके पास अपना खुद का नोटबुक, पेन, कुछ कलरफुल मार्कर्स, और साथ में कुछ पेन वेन रखना यार, कि बहुत बार अंडरलाइन करना, कुछ लिखना, नोट डाउन करना, इसको रंग डालना है आज से, है ना, इसको सजाना है, ऐसा सजाना है दुल्हन जैसे बिल्कुल, कि इसको कलरफुल बिंदी टीका सब लगा देंगे आज हम लोग इसमें, है ना, हाईलाइट वाइलाइट करके पूरा रंग डालना है इसको आज। चलो फिर आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने नॉर्थ अमेरिका के इस प्यारे सेशन पर, और यहां पर हम लोग कुछ अपने इंपॉर्टेंट जनरल फैक्ट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। आपके सामने यहां पर बना हुआ है नॉर्थ अमेरिका। सबसे पहले उन स्टूडेंट्स के लिए मैं बता देता हूं जो भी नॉर्थ अमेरिका का जिनको मैप ही बनाने नहीं आता है भाई साहब, देखो ऐसे करना, आप एक टेढ़ी लाइन थोड़ी सी खींचना, एक गड्ढा बना देना, और इसके बाद फिर से एक लाइन ऐसे खींच देना, और फिर यहां पर थोड़ा सा अलास्का वाले रीजन को एक्सटेंड करके डब्बा बना देना एक और। तो देखो हर जगह डब्बा डब्बा बन रहा है। अब यहां पर लेके आना, इसका थोड़ा पेट फुला देना, ऐसे मोटा तोंद निकाल देना इसकी, और इस तोंद के बाद यहां पर आप एक कुछ ना कुछ ऐसे एक पतली सी लाइन खींच देना ऐसी। यहां पर अब आप इस तरीके से आते हो तो यहां पर भी इसकी जीभ निकाल देना, और जीभ निकालने के बाद इसका मुंह ऐसे बड़ा सा खोल देना, है ना, और फिर इसके बाद इसको इस तरीके से आगे बढ़ा देना ऐसे, है ना। तो ये आपका क्या बन गया भाई, नॉर्थ अमेरिका। बार बार बनाऊंगा तो बड़ा टाइम लग जाएगा यार, इसीलिए यहीं पर मैं ऑलरेडी बना के आया हूं आप लोगों के लिए। आप लोग के पास भी एटलस का मैप है, आप लोग सीधे उसको खोल के पढ़ सकते हो। अब जरूर आपके लिए पहला क्वेश्चन आज के इस सेशन का, अब मुझे बताओ जरा, अब मैं आपसे अगर ये पूछता हूं कि बेटा जरा मुझे कमेंट सेक्शन में जल्दी जल्दी से ये बात का तुरंत के तुरंत आंसर कर दो कि क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि हमारा नॉर्थ अमेरिका जो है, नॉर्थ अमेरिका जो है वो पूरा का पूरा वेस्टर्न हेमिस्फीयर में है। क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि हमारा नॉर्थ अमेरिका जो है वो पूरा का पूरा कहां है, नदर्न हेमिस्फीयर में है? क्या बोल सकते हैं भाई? जिनको ये भी नहीं पता है, जिनको ये भी नहीं पता है उनको बता देता हूं कि ई है हमारा गोला, और ई हमारे गोले में इधर साइड में आता है ईस्टर्न हेमिस्फीयर और इधर साइड में आता है वेस्टर्न हेमिस्फीयर, और जो ये लाइन इसको डिवाइड करती है इसको हम लोग बोलते हैं 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं प्राइम मेरिडियन, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, एक और नाम दे सकते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ग्रीनविच मेरिडियन। ग्रीनविच मेरिडियन टाइम, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम, जिसको छुटके में हम लोग जीएमटी भी बुलाते हैं। और जिसको जिसको नहीं पता है वो ये भी समझ ले कि ई है हमारा एक और गोला, और ई गोले पे हम लोग बात करते हैं यहां पर 0 डिग्री लैटिट्यूड की, 0 डिग्री लैटिट्यूड, जिसको हम लोग प्यार से इक्वेटर भी बुलाते हैं, है ना। और इस प्यार भरे इक्वेटर के ऊपर अगर हम जाते हैं तो हमें मिलता है नॉर्थ हेमिस्फीयर और मिलता है नीचे साउथ हेमिस्फीयर। तो ये बेसिक बेसिक सी बातें यार सबको आप लोगों को पता ही होगा, इतना पढ़ पढ़ के मेरे से क्या यार, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, है ना, इसमें मेरा कोई रोल नहीं है, इतनी बेसिक इंफॉर्मेशन सबके पास होती है। चलो फिलहाल यहां पर अगर हम लोग नॉर्थ अमेरिका के प्लेसमेंट की बात करें तो अब तक आप लोगों ने कमेंट करके मुझे बहुत अच्छे तरीके से बता दिया होगा। अब मैं आपको बता देता हूं कि ये दोनों ही बातें बिल्कुल सही हैं, जिसमें हम लोग बोल सकते हैं कि हमारा जो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है ये भाई साहब कंप्लीटली वेस्टर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है, और भाई साहब कंप्लीटली नदर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। बिल्कुल सही जिक्र हम लोग कर रहे हैं इसका, क्यों? क्योंकि ये इक्वेटर से कंप्लीटली ऊपर पाया जाएगा। अब यहां पर दूसरी बात कर लेते हैं यार। दूसरी बात यह है पते की कि ये पूरे विश्व का तीसरा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। तो दो कौन से हैं भाई साहब? पहला एशिया, दूसरा अफ्रीका, तीसरा नॉर्थ अमेरिका। यस, एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका। तो नॉर्थ अमेरिका जो है वो तीसरा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट हमारा बन जाता है। अगर इसके लोकेशन के बारे में थोड़ी सी और बातें मैं आपको बताऊं तो ये भी बात आपको पता होगी कि अगर इस नॉर्थ अमेरिका के ईस्टर्न पोर्शन पर हम लोग देखते हैं तो हमें मिलता है अपना प्यारा एटलांटिक ओशन। क्या मिलता है भाई? प्यारा एटलांटिक ओशन। और इसी तरीके से अगर हम लोग इसके वेस्टर्न साइड में बात करते हैं तो हमें मिलता है अपना प्यारा पैसिफिक ओशन। और अगर हम लोग इसी तरीके से इसके नदर्न साइड में पढ़ते हैं तो यहां पर हम लोग को मिलता है हमारा प्यारा आर्कटिक ओशन। और नीचे साइड में जाते हैं तो कौन सा ओशन मिलता है भाई साहब? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता देना। कोई नहीं बता पाएगा, नीचे ऐसा कोई खास ओशन नहीं मिलता है, इसी पैसिफिक ओशन का एक्सटेंशन, इसी अटलांटिक ओशन का एक्सटेंशन। ठीक है भाई, चलो ये बात तो हमें पता चल गई यार। अब जरा हम लोग बात करते हैं कि सर ये तो समझ में आ गया, चलो ओशन लोकेशन सब समझ में आ गया, डन है डन भाई। अब एक बात बताइए सर कि इसमें मेजर कंट्रीज कौन कौन सी इन्वॉल्व हैं? देखो मेजर कंट्रीज की अगर बात करोगे तो हमारे पास है भैया 3 ऐसे मेजर कंट्रीज। हम 3 मेजर कंट्रीज का नामकरण करें तो पहला हमारा आता है ऊपर के ऊपर कनाडा, दूसरे नंबर पर आता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जिसका एक एक्सटेंडेड टेरिटरी यहां पर है अलास्का में, यहां पर
ये पहले जो है रशिया वशिया का पार्ट हुआ करता था। रशिया ने कुछ बीच में, आप वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ोगे इस चीज को, कि अलास्का, मतलब ये जो अलास्का वाला हिस्सा है, इसको यूएसए को ग्रांट में दे दिया था। तो फिर दान में मिला हुआ है अलास्का, तब से यूएसए का ही वो एक एक्सटेंडेड टेरिटरी माना जाता है। अब नीचे जब आप आओगे तो आपको मिलेगा मेक्सिको, प्यारा सा मेक्सिको। अब यहां से आपके लिए एक खतरनाक क्वेश्चन है। आप बोलोगे सर ये सब हमें पता है, ये सब मत बताओ हमें, लेकिन बताना पड़ेगा भैया, सबको थोड़ी ना पता होता है। अब बताओ मुझे, जो अब ये बात किसी को नहीं पता होगी, कि अगर हो सकती पता भी हो, कि मिडिल अमेरिका और सेंट्रल अमेरिका में अंतर क्या है। मैं आपसे पूछूं, जरा कमेंट सेक्शन बताना मुझे, क्या है भाई मिडिल अमेरिका और सेंट्रल अमेरिका में क्या डिफरेंस है? बता दिया? पॉज करके बता दो। अगर फिर भी नहीं बता पाए तो मैं आपको बताता हूं। देखो, मिडिल अमेरिका में जब भी हम बात करते हैं तो हमारा मेक्सिको का शहर, मेक्सिको शहर नहीं, सॉरी, मेक्सिको का देश, ये मेक्सिको देश के अलावा यहां जब आप नीचे पूछ पर आओगे ना, इसके पूछ पर, यहां पर भाई साहब, इसमें 7 कंट्रीज आते हैं, 7 कंट्रीज। ये 7 कंट्रीज कौन कौन से हैं यहां पर अभी पढ़ेंगे हम लोग। बीज है, होंडुरास है, ग्वाटेमाला है, इसके अलावा आपका एल सल्वाडोर, निकारागुआ, पनामा। तो ये सारे जितने भी आप यहां पर कंट्रीज देख रहे हैं, ये 7 कंट्रीज हैं टोटल, जो कि इस पूछ का हिस्सा है। अब पूछ में मिडिल अमेरिका की जब हम बात करते हैं तो इसमें आपका मेक्सिको, ये पूछ में 7 देश, और इसके अलावा अगर आप इस रीजन को देखोगे तो आपको मिलेंगे बहुत ही ज्यादा, बहुत सारे आइलैंड्स। इन आइलैंड्स को हम लोग कई सारे नामों से जानते हैं। जैसे कि अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि बेटा वेस्ट इंडीज क्या है यार, वेस्ट इंडीज क्या होता है, मैं आपको बोलूँ कि ये बताओ कि वेस्ट इंडीज और कैरेबियन आइलैंड के बीच में डिफरेंस क्या है। अच्छा छोड़ो, वेस्ट इंडीज, कैरेबियन आइलैंड और साथ में एंटिलीज के बीच में डिफरेंस क्या है, तो आप कहोगे सर मैं अपना बाल नोच के यहीं पर उखाड़ कर रख देता हूं, मुझे नहीं पता है सर, आप ही बता दो, मैं क्लियर कर देता हूं इस चीज को। देखो, सबसे पहले इसको कैरेबियन आइलैंड्स बोलते हैं। इन सभी आइलैंड्स को, ये जितने भी छोटे छोटे आइलैंड्स देख रहे हो, ये सब कैरेबियन आइलैंड्स हैं। ये कैरेबियन आइलैंड क्यों है भाई? कैरेबियन आइलैंड इसलिए हैं क्योंकि यहां पर है भैया कैरेबियन सी। कैरेबियन सी के अंदर जितने आइलैंड पाए जाएंगे उन सबको हम कैरेबियन आइलैंड्स बोल सकते हैं। बहुत लॉजिकल, वेरी गुड, ताली बजाओ भाई, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बात हो गई। अब दूसरी बात यह है कि सर इसको वेस्ट इंडीज क्यों बोलते हैं? अरे हमारे कोलंबस भैया 1492 में इंडिया की खोज के लिए निकले थे। उनको पता चला कि भाई साहब एक बड़ा ही शानदार जगह है अपना प्यारा इंडिया, उनको कहीं से भनक लगी होगी, तो उन्होंने ब्रिटिश इंडिया, वह ब्रिटिश इंडिया से नहीं, मतलब ब्रिटिश वाले टाइम से, वह ब्रिटिश वाला जो जगह है, ब्रिटेन जिसको हम लोग बोलते हैं, इंग्लैंड जिसको बोलते हैं, वहां से उन्होंने अपनी जहाज उठाई और निकल पड़े भाई साहब इंडिया खोज में, और पहुंच के इंडिया खोज भी दिया। उन्होंने बोला कि आई हैव फाउंड इंडिया, आई हैव फाउंड इंडिया, पहुंचे थे यहां पर। तो फिर बाद में जब उनको रियलाइज हुआ कि भाई ये तो मैं गलत जगह पहुंच गया, तो इसीलिए जब इंग्लैंड के आप ईस्टर्न साइड में देखते हो तब इंडिया मिलता है, लेकिन इंग्लैंड के वेस्ट साइड में आप देखोगे तो ये वाला हिस्सा है जहां पर कोलंबस साहब पहली बार पहुंचे थे। तो इन्होंने बोला कि भैया वो ईस्ट वाला इंडिया है, ईस्ट इंडिया कंपनी वगैरह इस बनी थी, याद है ना, और इसीलिए इसको इन्होंने बोला कि ये भाई वेस्ट इंडीज है, ये इंडीज है लेकिन वेस्टर्न साइड में, इसलिए वेस्ट इंडीज है। तो सारे के सारे कैरिबियन बोल लो, इसको कैरिबियन आइलैंड बोल लो या वेस्ट इंडीज, बोथ आर सेम। आप इनको इंटरचेंजेबली कैसे भी यूज कर सकते हो। नाउ द पॉइंट कम्स विद द कैरिबियन आइलैंड, और इसके बाद आपकी बात आती है एंटिलीज पर। ये एंटिलीज क्या है सर? यहां पर एंटिलीज के बारे में अगर हमें थोड़ा सा और डिटेल में सर बता दो तो मजा ही आ जाए। कोई बात नहीं बेटा, बताते हैं। सबसे पहले हम उन 7 देशों की बात कर लेते हैं। 7 देश में आप देखो, सबसे पहले ये जो पूंछ दिख रहा था आपको, इन्हीं पूंछ की बात हो रही थी। इसमें आपका है बेलीज, बेलीज के बाद आपको मिलता है ग्वाटेमाला, ग्वाटेमाला के बाद यहां पर होंडुरास, फिर एल सल्वाडोर, फिर निकारागुआ, फिर कोस्टा रिका और फिर पनामा। अब लोग सर ये तो बहुत ज्यादा हो गया सर जी, ऐसा नहीं चलेगा, थोड़ा कुछ याद वत करा दो तो मजा ही आ जाए। चलो बेटा याद भी करा देते हैं तुमको, कोई बात नहीं, ये भी काम मैं ही कर देता हूं, तुम लोग बस सुनो। तो यहां पर आपको इमेजिन करना है, जो हमारे मुस्लिम भाई बहन होंगे उनको पता होगा कि उनके घर में ये खाला, बीजी, ये सब बहुत अच्छे रिलेशंस होते हैं। तो बीजी बुलाते हैं ना जैसे, तो उन्हीं बीजी की बात है। बीजी को मुर्गियां बड़ी पसंद थी, और ये मुर्गियों को बोलती थी कि पनामा में अगर बेचेंगे तो बढ़िया दाम मिलेगा, कोस्ट जबरदस्त मिलेगा इसका। तो वो चाहती हैं पनामा में इन सभी मुर्गियों को बेचना। ठीक है भाई, तो सबसे पहले हम बात करते हैं बीजी की। ये हो गया बिलीज और ग्वाटेमाला। बीजी, बीजी बेचना चाहती है मुर्गी को, मुर्गी बोले तो हैन, हैन बोले तो क्या, होंडुरास, एल सल्वाडोर, निकारागुआ। कहां पर अच्छे दाम मिलेंगे इनको? कोस्टा रिका में मिलेंगे। और कहां बेचना चाहती हैं इसको? बेचना चाहती हैं वो पनामा के अंदर। पनामा वैसे ही फेमस है भैया पेपर्स के लिए, पेपर बहुत लीक होता है। एक अपने यहाँ पर पेपर लीक होता है जिससे बच्चे परेशान हो जाते हैं, और कुछ पेपर यहाँ पर लीक होता है जिससे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज और बड़े बड़े बिजनेसमैन परेशान हो जाते हैं, है ना। तो पनामा आप लोगों ने न्यूज़ में कई बार सुना होगा। तो अब इस तरीके से अब आप याद कर लेना यार, अब ये 7 देश है, अब आपको जिंदगी भर नहीं भूलेगा सर। अब ये थैंक यू बोल दो यार कम से कम, है ऐसे ही निकल जा रहे हो, बताओ
ठीक है भाई, थैंक यू इनको बोल दिया, मुझे बहुत खुशी है इस बात की। वेलकम 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 नहीं बोलते, क्या बोलते हैं यार, मेंशन नॉट, मेंशन नॉट भैया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद अब हम लोग छुटके छुटके आइलैंड्स की जरा बात करते हैं। ये जो खिचपिच खिचपिच जैसा खिचड़ी पका हुआ आइलैंड दिख रहा है भाई साहब, इसमें सारे आइलैंड्स का नाम नहीं रटने हमें, हमें रटने हैं कुछ ये 5 मेजर आइलैंड्स जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब ये 5 मेजर आइलैंड कौन कौन से हैं आप देखो। सबसे पहले तो ये क्यूबा। क्यूबा जो है आप लोग वर्ल्ड हिस्ट्री में जब कोल्ड वॉर पढ़ते हो तो उस टाइम पर क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, इनफैक्ट जब आप लोग एनसीईआरटी उठाते हो तो सबसे पहला चैप्टर आपके वर्ल्ड हिस्ट्री का क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के नाम से ही पड़ता है। उसमें बताया जाता है कि बड़ा टेंशन क्रिएट हो गया, रशिया के पास ये क्यूबा वाला स्पेस कैप्चर कर लिया। और यहां पर आप लोगों ने नाम सुना होगा यार, अरे बेहतरीन इंसान जिसके टी शर्ट पहन पहन के आप लोग घूमते हो, चेगुआरा, नाम सुना है क्या? यहीं के हैं, है ना? तो चेगुआरा, और मान लो बाद की बात करते हैं हम लोग, तो यहां पर यह पता चला कि भाई साहब यहां पर रशिया जो है वो अपना न्यूक्लियर वेपन ला रहा है। अब सोचो बगल में नॉर्थ अमेरिका और यहां पर न्यूक्लियर वेपन भाई साहब बगल में ही तो है, फ्लोरिडा देख रहे हो इसका बगल में भाई साहब, कुछ किलोमीटर पर है। तो ये हुआ कि यार ये तो बड़ा टेंशन क्रिएट कर देगा यार, ये नहीं चाहिए। बड़ा बातचीत चला, लोगों ने समझा इस बात को कि यार बहुत ज़्यादा एस्केलेट हो जाएगा वर्ल्ड वॉर, नहीं नहीं ऐसा नहीं करना है हमें। तो फिर ये सब बात न्यूक्लियर वेपन तो नहीं आया था फिलहाल के लिए, तो ये बात संभल गई थी। बट हाँ, ये वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ोगे, मैं तो बस ऐसे ही कहानी रिलेट कर रहा था। तो क्यूबा के बाद नीचे आप आओगे तो आपको मिलेगा जमाइका, ये जमाइका, और जमाइका के बाद आप आओगे यहाँ पर आपको मिलेगा हाइती, फिर आपको मिलेगा डोमिनियन रिपब्लिक, और फिर आपको मिलेगा पोर्टो रिको। अब यहाँ पर ध्यान देना कि मैंने ये जो 5 आइलैंड्स के नाम बताए ये सारे बड़े बड़े दिख रहे होंगे आपको, है ना? क्यूबा तो सबसे बड़ा है यार, ये जमाइका भी दिख रहा है, ये हाइती भी दिख रहा है, डोमिनियन रिपब्लिक भी दिख रहा है, पुर्टो रिको भी दिख रहा है। लेकिन उसके बाद ये छुटके छुटके आइलैंड्स तो दिख ही नहीं रहे हैं सर, है ना? ये पता नहीं कहाँ से पैदा हो गए हैं। अरे पैदा हो गए हैं भाई साहब, तो पढ़ना तो पड़ेगा। इनके नामकरण में पूरे डिटेल में ना जाओ तो कम से कम मोटा मोटा पढ़ लेते हैं, है ना? तो सबसे पहले देखो, जब हम लोग एंटिलीज की बात करते हैं तो हमारे जितने भी ऐसे बड़े बड़े 5 विजिबल हमारे आइलैंड्स थे, इन सब को मिला के हम लोग क्या नाम देते हैं इनको? ग्रेटर एंटिलीज। क्या बोलते हैं भाई इनको? ग्रेटर एंटिलीज। यहां पर जब हम आते हैं जितने छुटके छुटके से हैं यार, इसको यहां पर ऐसे एक्सटेंड कर लेना, है ना? ये जितने भी छुटके छुटके हैं इन सबको मिला के हम लोग क्या नाम देते हैं भैया इनको? इनको हम लोग नाम देते हैं लेसर एंटिलिस। लेसर एंटिलिस। और फिर इसी के साथ साथ हम लोग एक और जिक्र करते हैं हमारे कुछ ऐसे छुटके आइलैंड्स का जो कि साउथ अमेरिका के ऊपर मिलते हैं, जिसमें कि आप देख रहे हो अरूबा, बोनायर, ये सब याद नहीं करने, कैराकाडो, करकाओ, ये सब याद नहीं करने हैं, लेकिन इनको बस याद रख लेना कि ये वाले जो हिस्से हैं इनको हम लोग बुलाते हैं क्या? इनको हम लोग बुलाते हैं नेदरलैंड एंटिलीज। नेदरलैंड का नाम सुना है भैया? अरे हाँ जी हाँ, बोल तो दो, नेदरलैंड एंटिलिस। तो ये जो नेदरलैंड एंटिलिस हैं और हमारे लेसर एंटिलिस हैं और हमारे ग्रेटर एंटिलिस हैं, ये सबको अगर मिला भी दोगे तो क्या पूरा कैरिबियन आइलैंड बनेगा क्या? बोलेंगे नो सर, नो, कभी नहीं बनेगा। एक और हिस्सा है जिसको कि हम लोग बहुत बहुत अच्छे तरीके से एक आर्चीपेलगो के अंदर में रखते हैं, और इस आर्चीपेलगो में 2 प्रकार के मेजर कंट्रीज शामिल हैं। पहला है आपका यहां पर देखना बहामास का, ये जो आइलैंड आप देख रहे हो बहामास, तो ये जितने भी आप देख रहे हो ये सब छुटके 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 यहाँ 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 यहाँ, ये सब जितने भी ऐसे छोटे छोटे आइलैंड्स हैं ये सब किसके अंदर है भाई? बहामास के अंदर में है। और बहामास के साथ यहां पर आप देखोगे टर्क्स और काइकोस, काइको ये वाला है, टर्क्स और काइकोस। यहां पर आपको दिखाता हूं थोड़े बड़े मैप में, देखो यार क्यों शर्मा रहे हो, ये देखो ये आपका बहामास और यहां पर है आपका टर्क्स एंड काइकोस आइलैंड। ये जो है ये आपके ब्रिटिश ओवरसीज टेरिटरी का पार्ट है, ब्रिटिश का ओवरसी टेरिटरी है। अब इन दोनों को जब आप मिलाते हो तो आपको मिलता है क्या? आपको मिलता है भाई साहब लुकायन आर्कीपेलगो। क्या मिलता है भाई? लुकायन आर्कीपेलगो। तो जब भी हम लोग बात करेंगे यहां पर तो इन कंट्रीज को अगर हम लोग, इन देशों को अगर हम लोग मिला देते हैं भाई साहब, यहां पर देखो आप लोग, ये जो है इतने जगह पर मिला देते हैं तो हम इनको क्या बोलेंगे? हम इनको बोलेंगे लुकायन, लुकायन आर्कीपेलगो। आर्कीपेलगो क्या होता है? ग्रुप ऑफ आइलैंड। यस, तो हम इनको लुकायन आर्कीपेलगो बोलेंगे, है ना? सी होगा भाई, लुकायन आर्कीपेलगो। तो अब आपसे कोई पूछता है कि भैया आप मुझे बताओ कैरिबियन आइलैंड में क्या क्या है, तो आप उसको बताना एकदम सीना चौड़ा करके बताना कि मेरे को बता, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। पहला आएगा भैया लुकायन आर्कीपेलगो। लुकायन आर्कीपेलगो में आप बताना कि उनको वहां पर एक टर्क्स और क्या बोल रहे हैं, काइकोस,
है ना, काइकोस आइलैंड है, वो काइको ऐसे याद करोगे तो याद हो जाएगा, संजय दत्त वाला है ना वो, भाई काइको ऐसे वाला करके याद कर लेना आप लोग। तो टर्क्स और काइको जो आइलैंड है ये ब्रिटिश ओवरसी टेरिटरी है, और बहामास का आइलैंड ये आता है आपका लुकायन आर्किपेलागो में। उसके नीचे आओगे तो आपको मिलेगा 5 देश जिसमें है ग्रेटर एंटिलीज, जिसमें क्या क्या है आपका आपका क्यूबा, फिर जमाइको, फिर हाइती, फिर आपका डोमिनियन रिपब्लिक, फिर आपका क्या आता है पोर्टोरिको। ये 5 देश मिला लो को क्या बन जाएगा आपका ये ग्रेटर एंटिलीज। उसके बाद आता है आपका लेसर एंटिलीज, इधर साइड में छुटके लेसर एंटिलीज, और इधर साइड में साउथ अमेरिका के थोड़े से ऊपर आओगे तो आपको मिलेगा नीदरलैंड का एंटिलीज। नीदरलैंड के एंटिलीज को हम लोग लेसर एंटिलीज का नाम भी कभी कभी सिर्फ देते हैं। अब जरा सा मैं इनको क्लासिफिकेशन में आपको समझा दूंगा, डोंट वरी टेंशन मत लो भाई, मैं सब बताऊंगा। यहां पर देखना, एक चीज और बता देता हूं मैं आपको बस, जब इन आइलैंड्स को आप देखते हो, यहां आइलैंड्स में आपको एक बड़ा ही विचित्र सा आइलैंड आपको दिखता है, दिखेगा नहीं मतलब है बस विचित्र। ये वाला आइलैंड देखो क्या लिखा है भाई, ट्रिनिडैड एंड टोबैगो। टोबैको सुरती मिलने वाला नहीं बेटा, टोबैको होता है वो, ये क्या है टोबैगो है, ट्रिनिडैड एंड टोबैगो। ये स्पेशल क्यों है भाई, यहां पर मिलते हैं भैया हिंदुस्तानी। हाँ वहां जाओगे एकदम बढ़िया भोजपुरी में बतिया सकते हो, क्योंकि वहां पर आपको बहुत आसानी से इंडियन डायस्पोरा मिलता है, और भर भर के इंडियन डायस्पोरा मिलता है। इतना ज्यादा इंडियन डायस्पोरा है कि वहां पर सारे हिंदू के फेस्टिवल सब मनाए जाते हैं भाई साहब। वहां पे मतलब रावण का दहन भी होता है वहां पे, है ना, दशहरा मनाया जा रहा है, दिवाली मनाया जा रहा है, एकदम बढ़िया। ट्रिनिडैड एंड टोबैगो अपना खुशनुमा हिंदुस्तान जैसा माहौल है बिल्कुल। तो इसलिए इसको याद रखना कि इंडियन डायस्पोरा यहाँ पर बहुत ज्यादा रहता है। फिर दूसरा, यहाँ पर जब हम लोग लेसर एंटिलीज की बात करें तो लेसर एंटिलीज में भी बड़ी खिचड़ी पकी हुई है। यहाँ ग्रेटर एंटिलीज तो सॉर्टेड है अपना। ग्रेटर एंटिलीज में बस एक चीज का इंफॉर्मेशन आप ध्यान रखना कि जो बड़े बड़े आइलैंड्स होते हैं इनका अपना नाम भी होता है। जैसे कि ये जो बड़ा आइलैंड, इसमें 2 देश हैं, हाइती और डोमिनियन रिपब्लिक, बट इनको मिला के हम लोग हिस्पेनोइला बोलते हैं, है ना। क्या बोलते हैं भाई, हिस्पानोइला, हिस्पानियोला, ऐसे 2-4 बार 5 बार बोल देना, याद हो जाएगा। तो हिस्पानियोला, हाइती और डोमिनियन रिपब्लिक को मिला के बोलते हैं। और अब ये लेसर एंटिलीज की जब हम बात करते हैं तो लेसर एंटिलीज में कुछ क्लासिफिकेशन है, जैसे कि कुछ जहां पर विंड सीधे आती है उनको विंडवर्ड साइड बोल देते हैं, कुछ जहां पर नहीं पहुंचती उनको लीवर्ड साइड बोलते हैं। तो इधर साइड में हम लोग विंडवर्ड आइलैंड बोलते हैं, इधर लीवर्ड आइलैंड बोलते हैं। इन सबको मिला के हम लोग लेसर एंटिलीज बोलते हैं। और इसको नीदरलैंड एंटिलीज जो था, इसको भी हम लोग एक और नाम देते हैं, लीवर्ड एंटिलीज। याद रखना, ये लीवर्ड आइलैंड है, ये लीवर्ड एंटिलीज है, ये आपका विंडवर्ड एंटिलीज है, सिंपल है ना। और इन सबको मिला के हम क्या नाम देते हैं, इन सबको मिला के हम बोलते हैं लेसर एंटिलीज। तो लेसर एंटिलीज में फिलहाल के लिए अगर आप लोग बोलोगे तो यहां पर ना बस एक चीज मतलब यही देख लेना कि लेसर एंटिलीज में फिलहाल ये सारे ही आइलैंड्स आ जा रहे हैं। यहां पर जो ये वाला हिस्सा है इसको बस हम लोग अलग से नीदरलैंड एंटिलीज भी बुलाते हैं, और कभी कभी हम लोग लीवर्ड एंटिलीज भी बुलाते हैं। ठीक है भाई, इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई तो अब जाके अब आप समझे हो कि भाई साहब अगर नॉर्थ अमेरिका पढ़ना है तो हमें कौन कौन से देशों के बारे में पता होना चाहिए। पता हो गया। अभी भी हमने एक बड़ा ही मेजर हिस्सा छोड़ा हुआ है, कोई कमेंट करके बता सकता है क्या। यस, यूएस की एक एक्सटेंडेड टेरिटरी है, यूएस की एक एक्सटेंडेड टेरिटरी है बिल्कुल बीचों बीच पैसिफिक ओशन के। उसके बारे में आइलैंड्स में हम डिस्कस कर लेंगे, डोंट वरी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग पढ़ते हैं कि बेसिकली हमारा रीजनल डिवीजन क्या है। नॉर्थ अमेरिका के अंदर रीजनल डिवीजन बेसिकली 4 हिस्सों में डिवाइडेड है। अगर आप नॉर्थ अमेरिका के मैप को बड़ा ध्यान से देखोगे, आप लोगों को मैंने कई बार ज्योग्राफी में ऑलरेडी पढ़ाया होगा कि बेटा यहां पर अगर आप देखते हो, यहां वाले हिस्से पर यहां पर आपको एक प्लेट मिलता है ना। इस प्लेट का नाम क्या है भैया, इस प्लेट का नाम है जुआन डे फूका। और जुआन डे फूका जो है वो इस प्लेट के अंदर सबडक्ट हो रहा है। जब सबडक्ट हो रहा है तो उसी से हमारे बनते हैं द ग्रेट रॉकीज माउंटेन। और सिमिलरली नीचे की जब आप आओगे साउथ अमेरिका, कभी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जब पढ़ेंगे तो वहां पर हम लोग बोलते हैं कि क्या है, नाजका प्लेट है। नाजका प्लेट सबडक्ट हो रहा है साउथ अमेरिका के नीचे, वहां पर बनते हैं एंडीज माउंटेन। तो रॉकीज और एंडीज, इस पे स्पेसिफिकली अगर रॉकीज माउंटेन की हम बात करें तो रॉकीज माउंटेन जो है इसको हम लोग बोलते हैं ये एक फोल्ड माउंटेन है। क्या है भाई, फोल्ड माउंटेन है। और जाहिर सी बात है जब ये फोल्ड माउंटेन है, जब ये प्लेट अंदर सबमर्ज हो रहा होगा तो यहां पर आपको वॉल्केनिक आइलैंड्स भी दिखेंगे। याद करो वो दिन जब हमने पढ़ा था कि ओशनिक प्लेट जब कॉन्टिनेंटल प्लेट के नीचे सबडक्ट करती है तो भैया यहां पर बेनियोफ जोन में गल जाएगी, गल के ऊपर 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 उड़ेगी, तो यहां पर क्या निकलेंगे, वॉल्केनिक इरप्शन। तो जब ये प्लेट ओशनिक प्लेट सबडक्ट होगी तो यहां पर वॉल्केनिक इरप्शन निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे भाई, बोलो हाँ, यस, वेरी गुड। तो यहां पर वॉल्केनिक इरप्शंस भी निकलेंगे। और यहां पर आपके ये पूरा का पूरा जो रीजन आप देख रहे हो ना इस साइड का, आप बोलो कि जो पूरा नॉर्थ अमेरिका है अपना, नॉर्थ अमेरिका का वेस्टर्न मोस्ट हिस्सा जो है वो वेस्टर्न मोस्ट हिस्सा कॉर्डिलेरा है। कॉर्डिलेरा जो होता है वो ग्रुप ऑफ माउंटेन्स को हम लोग बात करते हैं, उसकी ग्रुप ऑफ रेंज ऑफ माउंटेन्स की हम लोग कॉर्डिलेरा का नाम देते हैं। और इसीलिए इसको हम लोग हमेशा ऊंचाई पर देखते हैं। हमारा जो वेस्टर्न हिस्सा है नॉर्थ अमेरिका का वो ऊंचा है,
तो यहां पर हम लोग बोलते हैं कि ये वेस्टर्न रीजन जो है वो यंग फोल्ड माउंटेन्स के द्वारा बना हुआ है। इतनी बात समझ में आ गई भाई। अब इसके बाद जब आप आते हो तो आप एंटर करते हो कुछ प्लेट्यू और प्लेन्स रीजन में, है ना भाई। ये जो आपका बीच का हिस्सा है, ये जो बीच का हिस्सा है इसको हम लोग बोलते हैं ग्रेट प्लेन्स। ग्रेट प्लेन्स भाई साहब, क्यों ग्रेट प्लेन्स है? क्योंकि ये समझ लो ऐसा हिस्सा है जहां पर बहुत ही ज्यादा आपको एग्रीकल्चरल लैंड देखने को मिलती है। हम बोलते हैं कि अमेरिका का जो ब्रेड बास्केट है, अमेरिका का क्या है भाई, ब्रेड बास्केट जो है वो यही ग्रेट प्लेन्स वाला रीजन ही है। यहां पर आपको बहुत सारे डिपॉजिट्स मिलते हैं, ऑयल और नेचुरल गैस के भी, और साथ ही साथ यहां पर आपको बढ़िया सॉइल मिलता है भाई साहब, बढ़िया सॉइल मिलता है, रिच सॉइल का पूरा एक ब्लैंकेट मिलता है। क्योंकि देखो ना, ये माउंट जैसे हमारे, अरे सिमिलर समझो यार, अपना अपना हिमालय देखते हो ना, हिमालय से जब नदियां नीचे की तरफ आती हैं तो हमारा जितना नदर्न हिस्सा है, नदर्न प्लेन जिसको हम लोग बोलते हैं, अरे वहां पर एल्यूवियल सॉइल मिलता है कि नहीं? अपने यूपी बिहार झारखंड, झारखंड नहीं मतलब यूपी बिहार वाला रीजन देख लो, झारखंड का भी थोड़ा हिस्सा ले लो चलो। तो यहां पर जो अपना एल्यूवियल डिपॉजिट्स है, सेडिमेंट्री डिपॉजिट है, यहां पर क्या है, बढ़िया सॉइल मिलती है। वैसे ही समझ लो कि यहां पर माउंटेन है, अब नदियां इधर बह बह के आएंगी तो यहां ग्रेट प्लेन्स बनेंगी, और जो ये ग्रेट प्लेन्स बनेंगी यहां पर भी फर्टाइल ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड हमें मिलेंगे। ये बात याद रहेगी हमेशा। अब इसके बाद तीसरा जो क्लासिफिकेशन आप देखते हो वो देखते हो कैनेडियन शील्ड का। अब ये सर शील्ड क्या चीज है यार? देखो शील्ड यहां वाला हिस्सा है, ये जो पूरा यहां पर आप देख रहे हो लेक 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 लेक, पूरा लेक वाला हिस्सा है। तो लेक के ऊपर का जितना हिस्सा आप इधर का देख रहे हो ये सब किसके अंदर आता है? कैनेडियन शील्ड के नाम से आता है भाई साहब। ये जो कैनेडियन शील्ड है इसको हम लोग बोलते हैं कि ये बना हुआ है कब का? ये बना है प्री कैम्ब्रियन एज का। कब का है भाई? प्री कैम्ब्रियन एज का बना हुआ है। अब यहां पर आप ये भी समझ सकते हो प्री कैम्ब्रियन एज से कि ये पूरे अर्थ का वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्लेन है। प्लेन नहीं है, प्लेट्यू है, मतलब आप समझ लो कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू जो है सबसे पुराना है भाई साहब। जब हमारे अर्थ का क्रस्ट बन रहा था, जब अर्थ एकदम गोला था आग का, जब हमारा बिल्कुल लिक्विड में था अर्थ, जो पहला क्रस्ट बना था, वॉल्केनिक इरप्शंस हुए थे, उससे शील्ड टाइप के कुछ वॉल्केनोज बने थे। उन्हीं शील्ड्स में से एक यहां पर शील्ड है जिसको कि हम लोग कैनेडियन शील्ड बोलते हैं, बहुत पुराना हिस्सा। इसके बाद देखो, अब हमने इतना हिस्सा पढ़ लिया, अब जो बचा हुआ ईस्टर्न हिस्सा आता है, ईस्टर्न हिस्से को हम लोग हमेशा कुछ अपलैंड्स और माउंटेन रेंजेस में डिवाइड करते हैं। जैसे कि यहां पर आपको मिलेगा, यहां पर आप देखोगे तो लैब्राडोर अपलैंड्स मिलेंगे आपको, यहां पर लॉरेंशियल अपलैंड्स मिलेंगे, थोड़े थोड़े से लॉरेंशियल अपलैंड, और नीचे जब आप आओगे तो आपको एप्लेशियन माउंटेन दिखेंगे। तो यहां पर एप्लेशियन माउंटेन और यहां पर थोड़े से अपलैंड्स, तो ये वाला हिस्सा जो ईस्टर्न साइड में, ये भी थोड़ा सा उठा हुआ है। तो हम लोग ऐसा बोलते हैं कि ये जो बीच का हिस्सा है भाई साहब, ये नॉर्थ अमेरिका का अंदर की तरफ धसा हुआ है और दोनों तरफ से थोड़े थोड़े उठे हुए हैं। अच्छा, अब ये बता देता हूं कि जो एप्लेशियन माउंटेन है ये सब बड़े पुराने प्रकार के माउंटेन है, जैसे अपने अरावली वगैरह है ना, तो समझ लो वैसा ही एप्लेशियन माउंटेन है। 2 किलोमीटर 2000 मीटर के आसपास के इसकी हाइट वाइट है, ज्यादा नहीं है। लेकिन एक बढ़िया बात यह है कि यहाँ पर कोल वोल का रिजर्व जबरदस्त मिलता है ना। आप लोग जब वेगनर की थ्योरी पढ़ते थे, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जब आप पढ़ते थे वेगनर की, तो उसमें हम लोग बात भी करते थे कि भैया हम लोग को कोल जो है वो सेम से मिल रहा है ना, कोल डिपॉजिट्स की बात की थी, हमें याद करो यार, झूठ नहीं बोलना है ना, मैंने पढ़ाया, मुझे अच्छे से याद है कि जो एप्लेशियन माउंटेन के आसपास वाला रीजन है यहाँ का कोल, और जब उधर साइड में हम लोग जाते थे, है ना, हम लोगों ने याद किया था हेसिनियन एज हम लोगों ने पढ़ा था, है ना, ये सारे वहां पर मिलते हैं अपने नॉर्वे स्वीडन वाले हिस्से में, कुछ ब्रिटिश वाले जगहों पर भी मिलते हैं। तो हमने बताया था कि दोनों पहले जुड़े हुए हैं क्योंकि कोल सेम एज के मिल रहे हैं। तो यहां पर एप्लेशियन माउंटेन के पास भी बढ़िया प्रकार का कोल मिलता है भाई साहब, जबरदस्त। अब इसके बाद इतना चीज अब हम लोगों ने भाई साहब पढ़ लिया, बहुत है इतना, ये 4 क्लासिफिकेशन आपको बहुत जबरदस्त बताएगा, है ना। तो यहां पर हम लोगों ने पढ़ लिया कि इसमें हम लोग जो ईस्टर्न हिस्सा होगा वो अटलांटिक कोस्टल रेंज, जो ये कोस्टल रेंज है, ये फ्लोरिडा वाला हिस्सा, इसको क्या बोलते हैं? फ्लोरिडा। इस वाले जो निकला हुआ है इसको क्या बोलते हैं? कैलिफोर्निया। ये कैलिफोर्निया है, ये फ्लोरिडा है, याद रखना। ये सारे के सारे कोस्टल रीजन जो है वो, और प्लस यहां पर जो कुछ अपलैंड्स है, एप्लेशियन माउंटेन और लॉरेंशियल अपलैंड्स है, इन सबको हम लोग पढ़ते हैं इसके अंदर। एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं वेस्टर्न कॉर्डिलेरा की। जरा मैप निकालो और फटाफट से मार्क करना स्टार्ट कर दो। सबसे पहले आपका आता है ब्रूक्स रेंज, है ना, याद करना, फटाफट से याद करना यार, ये ब्रूक्स रेंज। ब्रूक्स रेंज के जस्ट इधर बगल में आप देखोगे मैकेंजी रिवर भी है, ऊपर मैकेंजी बे भी है, और यहीं से एक माउंटेन जो निकल रहा है उसको हम लोग मैकेंजी माउंटेन्स भी बोलते हैं। सब पास ही पास है, मैकेंजी रिवर, मैकेंजी बे, मैकेंजी माउंटेन, सब एक साथ हैं। यहां पर जब आप आते हो तो यहां पर आपको मिलता है अलास्कन रेंज, भाई साहब अलास्का का हिस्सा है, और अलास्का के हिस्से में ये जो ऊपर मैककिनले देख रहे हो, ये पूरे नॉर्थ अमेरिका का हाईएस्ट पीक माना जाता है, मैककिनले। अब यहां पर जरा नीचे आते हो तो आपको यहां बड़ा सा रॉकीज माउंटेन तो दिखता ही है, रॉकीज माउंटेन का रेंज, लेकिन उससे पहले भी छुटके छुटके, जैसे हमारे यहां पर ग्रेटर हिमालयाज है,
फिर मिडिल हिमालयाज हैं, फिर लेसर हिमालयाज हैं, शिवालिक्स वगैरह हैं, ये सब बने हैं ना, वैसे समझ लो यहाँ पर भी है यार। ये जो रॉकीज हैं, रॉकीज के जस्ट इधर आओगे तो आपको कोस्ट रेंज दिखेगा। कोस्ट रेंज थोड़ा सा एक्सटेंडेड है, उसके बीच में आपको यहाँ पर कैस्केड रेंज भी दिखता है। कैस्केड रेंज के नीचे आते हो आप तो यहाँ पर आपको मिलता है सिएरा नेवाडा। सिएरा नेवाडा के बाद आप यहाँ पर आते हो। आप चलो, आपके लिए आज पहला होमवर्क मैं आपको देता हूँ भाई साहब, आपको ये बात बतानी है। यूजुअली नॉर्थ अमेरिकन रीजन में आपको दो वर्ड्स मिलते हैं, एक मिलता है ऑक्सीडेंटल और एक मिलता है ओरिएंटल। बड़ा ही आसान सा है ना। आप लोगों को कमेंट करके बताना है मुझे कि ये ना माउंटेन रेंजेस है एक्चुअल में, सिएरा मैड्रे ऑक्सीडेंटल और सिएरा मैड्रे ओरिएंटल, ये क्या है ना। साइड से आप लोग इससे रिलेशन रखते हो, तो किस साइड क्या पड़ रहा है वही आपको बताना है। बस फटाफट से नीचे कमेंट सेक्शन में यार बता दो मुझे। और इनके बीच में जब आप देखोगे तो ये कौन सा रीजन है भाई, मैक्सिको वाला रीजन है, तो यहीं पर आपको मैक्सिकन प्लेट्यू भी इनके बीच में दिखेगा, अभी वो भी बताऊंगा मैं आपको। लेकिन ये जो हिस्सा है पूरा आप देख रहे हो, ये क्या है भाई साहब, आपका वेस्टर्न कॉर्डिलेरा का हिस्सा है। ये सारे के सारे याद रखना। यहां पर जैसे माउंट शास्ता, माउंट रेनियर, ये सब जो देख रहे हो, ये सब वॉल्केनिक माउंटेन्स भी यहां पर आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट हमारा आता है कि हमें सर सेंट्रल लोलैंड्स भी मिलते हैं और कैनेडियन शील्ड भी मिलता है, दूसरा और तीसरा हिस्सा जो हमने देखा था। जो सेंट्रल लोलैंड्स या प्लेन रीजन है, वहां पर कौन कौन से प्लेट्यूज, कौन कौन सा प्लेन्स दिखता है, तो बीचों बीच यहां पर जो आप देख रहे हो, ये तो आपके लिए ग्रेट प्लेन्स है भाई साहब, है ना। क्या है भाई, ये आपके लिए ग्रेट प्लेन्स कहला रहे हैं। लेकिन इधर साइड में देखो, यहां पर आपको रॉकीज माउंटेन के साथ साथ कोलंबिया प्लेट्यू भी देखने को मिलता है। मतलब रॉकीज माउंटेन, कोलंबिया प्लेट्यू लगभग एक ही रीजन में आपको देखने को मिलेंगे। फिर जब आप नीचे आते हो तो यहां पर आपको एक बहुत ही खतरनाक प्लेट्यू मिलता है, स्नेक प्लेट्यू। हाँ, स्नेक प्लेट्यू भाई साहब, रिलेशन सांपों से है। जरा कमेंट सेक्शन में यार एक और प्यारे से बच्चे प्लीज बता देना नीचे कमेंट सेक्शन में कि स्नेक प्लेट्यू का नाम स्नेक क्यों रखा गया है। ठीक है, जरा सा गूगल करोगे और अगर पता है तो पहले ही बता देना मुझे, और बाकी बच्चों के लिए भी बड़ी हेल्पफुल हो जाएगी। थोड़ा आप लोग भी मेहनत करो, लगे तो कि आप लोग पढ़ रहे हो, है ना। स्नेक प्लेट्यू के बारे में बता देना। फिर इसके बाद नीचे आप आओगे तो आपको मिलेगा कोलोराडो प्लेट्यू, है ना। यहां पर जब आप आओगे, जैसा मैंने बताया था कि आपको मिलता है यहां पर आपको मेक्सिको वाला जो हिस्सा है, तो मैक्सिकन प्लेट्यू। अरे यार ये क्या लिख दिया मैंने यहां पर, बेटा एक्स कर लो। ये क्या है, मैक्सिकन प्लेट्यू है ना। क्या है भाई, ये मैक्सिकन प्लेट्यू। इसके बाद यहां पर ये जो छोटा ग्रे कलर का हिस्सा देख रहे हो, इसको बोलते हैं हम लोग एडवर्ड प्लेट्यू। जब इसके ऊपर यहां पर आते हो तो इसको बोलते हैं हम लोग ओजार्क प्लेट्यू। यहां पर जब आप इस प्लेन एरिया में आते हो और यहीं पर आपको अभी रिवर सिस्टम में जब हम बात करेंगे तो यही रिवर आपको बहुत बढ़िया रिवर, जो यहाँ की सबसे इंपॉर्टेंट रिवर है मिसिसिपी मिसौरी रिवर, वो आपको इसी रीजन में फ्लो होते हुए दिखाई देती है। फिर आप यहां पर सेंट्रल प्लेन वाले रीजन को देख रहे हो, और यहां पर ये वाला जो आप रेड कलर का हिस्सा देख रहे हो भाई साहब, यही है आपका कैनेडियन शील्ड, जो कि घिरा हुआ है बहुत सारे लेक से। अब ये लेक क्या है उसको भी समझते हैं, लेकिन यहां पर जब आप आओगे तो आपको लॉरेंशियल प्लेट्यू भी देखने को मिलता है। लॉरेंशियल प्लेट्यू के साथ साथ जब हम अभी ईस्टर्न हिस्से की बात करेंगे तो यहीं पर आपको मिलेगा लॉरेंशियल अपलैंड्स, और यहां पर मिलेगा आपको क्या, आपको मिलेगा एप्लेशियन माउंटेन्स, है ना। तो अब पूरा मैप आपको नॉर्थ अमेरिका का बिल्कुल एकदम सरपट याद हो गया होगा मुझे लगता है। अब यहां पर अगर लेक्स की बात हो ही रही है तो सबसे पहले तो मैं आपको इस वाले फोटो को दिखाता हूं। देखो, नॉर्थ अमेरिका में बहुत सारे इंपॉर्टेंट लेक्स हैं जो कि कैनेडियन शील्ड के चारों तरफ लाई करता हुआ दिखाई देता है। तो यहां पर आपको जो नाम याद करने, जैसे कि ग्रेट बियर लेक है, ग्रेट स्लेव लेक है, ग्रेट अथाबास्का लेक है, और एक रेंडीर लेक है। रेंडीर लेक कौन से होते हैं भाई? अरे रेंडीर किसको बोलते हैं? अरे वो जो सेंटा क्लॉज आते हैं क्रिसमस वाले दाढ़ी बाबा, वो जो दाढ़ी बाबा जिस पर चलते हैं ना, उनको जो उनकी बग्घी खींचता है वो कौन होता है? रेंडीर होता है ना। तो वही रेंडीर है, ये रेंडीर लेक। यहां पर फिर आता है एक लेक विनिपेग। ये 1 2 3 4 5, ये 5 लेक आपको हमेशा याद होने चाहिए। जैसे कि ये कैसे कैसे हैं, बियर है, फिर इसके बाद स्लेव है, फिर इसके बाद आपका अथाबास्का है, फिर इसके बाद रेंडीर है और विनिपेग है ना। तो आप इसको कुछ भी करके याद कर लेना भाई साहब। BSARW, चलो इसके बेसिस पर कोई बढ़िया कोड बना के कमेंट करके दो, बाकी बच्चों का भी उद्धार हो जाएगा, उनको भी याद हो जाएगा। अगला वाला कोड जो है वो मैंने अपने नाम पर बनाया, इसलिए वो मुझे याद है ना, टेंशन मत लो। यहाँ वाला जब इसके नीचे जब आप आओगे तो आपको वही हिस्सा दिख रहा है जहां पर आपका ऑलरेडी USA जो है वो डिवाइड होता हुआ आपको दिखता है ना। तो ये जो 49th पैरेलल है वो यहीं पर है। सारे लेक्स को 2-2 बार में चीरता है एक्सेप्ट वन लेक। ये कौन सा लेक है? देखो यहां पर जरा ध्यान से, ये आपका है USA और कनाडा का बॉर्डर। आप देखो, लेक सुपीरियर को 2 हिस्सों में, लेक ह्यूरॉन को 2 हिस्सों में, लेक एरी को 2 हिस्सों में, और लेक ओंटारियो को भी 2 हिस्सों में, सबको बांटता है। बस एक ही हिस्सा है
कौन सा? लेक मिशिगन। ये जो लेक मिशिगन है सिर्फ यही एकमात्र लेक है जो कि कंप्लीटली यूएसए में लाई करता है, बाकी सब कनाडा और यूएसए का पार्ट बनते हैं। अब ये जो 5 लेक आप देख रहे हो ना, ये कोई मामूली लेक नहीं है, ये इतने बड़े लेक हैं कि इनको सी का दर्जा भी दे देते हैं। जैसे कि कैस्पियन सी, कैस्पियन सी को अगर लेक मानना स्टार्ट करते हैं हम लोग, तो उसके बाद सबसे बड़ा लेक जो है वो यही लेक सुपीरियर है। अब समझ सकते हो आप इसका साइज कितना बड़ा होगा। कैस्पियन सी के बाद सेकंड लार्जेस्ट लेक जो है वो लेक सुपीरियर है। इसके बाद इनके रेंज को अगर आप पढ़ते हो तो यहां पर आपको मिलता है बहुत ज्यादा फ्रेश वाटर। हम लोग बोलते हैं वर्ल्ड का 1/5 फ्रेश वाटर जो है वो इन लेक्स में यहां पर मौजूद है। तो आप समझ सकते हो कि यहां पर पीने का पानी, डेली यूसेज का पानी कितने आसानी से इन लोग को यहां पर इस लेक के थ्रू मिलता है। नेक्स्ट जो है यहां पर एक चीज का याद रखना कि यहां पर अब इनका अगर कोड याद रखना है तो बड़ा ही सही है। आपको मेरा नाम तो पता ही होगा, क्या नाम है भाई मेरा? शिवम। मैं इसको लिखता हूं SM, और मैं भाई अपने आप को हीरो से कम तो नहीं मानता हूं, तो मैं इसी तरीके से लिखता हूं। बस याद रखना इस चीज को, यहां पर R से कुछ भी नहीं है, ठीक है? R से कुछ भी नहीं है, और मैं इसलिए बोल रहा हूं कि ये लाइन से आपको याद रहे। तो सबसे पहले लेक सुपीरियर, लेक मिशिगन, लेक ह्यूरॉन, लेक एंटेरियो, सॉरी लेक एरी और लेक ओंटारियो, है ना? तो ये आ गया आपका SM हीरो, शिवम हीरो। अब यहां पर अगर कोई और भी नाम फिट होता है आप लोग का, कोई शुभम नाम का बच्चा होगा तो अपना नाम SM से शुभम भी रख सकता है। तो जैसे जिसकी जो इच्छा हो भाई वही रख लो, लेकिन इसको पूरा का पूरा वेस्ट टू ईस्ट आप इस तरीके से याद कर सकते हो। ठीक है भाई, ये भी आपको पता हो गया। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अपने ईस्टर्न हाईलैंड के ऊपर। तो जैसा मैंने आपको बताया भी था कि ईस्टर्न हाईलैंड में आपके ये 2 हिस्से आपको सबसे इंपॉर्टेंट तरीके से देखने हैं। एक आपका है लॉरेंशियल अपलैंड, और नीचे के साइड में आता है आपका ये एप्लेशियन माउंटेन। ये एप्लेशियन माउंटेन इज द रिच सोर्स ऑफ नेचुरल गैस, कोल, ये सब बहुत सारा यहां पर आपको देखने को मिलता है। अब हम लोग बात करते हैं कुछ मेजर गल्फ, बेस, सीज, इन सबको जरा रटने की कोशिश करते हैं। यहां पर सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं अपने गड्ढे से। ये जो गड्ढा है ये हडसन बे है। हडसन बे जो है वो इस दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट बे है। अब इससे एक बात मेरे दिमाग में फिर से चमकती है, और ये भी आपके लिए नीचे कमेंट सेक्शन का एक जरिया बनता है कि बच्चों जरा जल्दी से बता दो, आपको पता होगा, पक्का पता होगा, मुझे पता है कि पहला सबसे लार्जेस्ट बे इस दुनिया का कौन सा है? बता दो यार, प्लीज बता दो यार, ऐसा क्या है? कॉमेंट ही तो करना, टक 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 टाइप कर दो बस। लार्जेस्ट बे कौन सा है वर्ल्ड का? हडसन बे को हम लोग वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट बे बुलाते हैं। इसके बाद यहां पर अगर आप बेस की और बात करते हो तो यहां पर आपको मिलता है एक चेसापीक बे, चेसापीक बे। फिर इसके बाद आप जब आते हो यहां पर तो आपको इस रेंज में देखो, ये वाला जो पूंछ जैसा निकल रहा है इसको हम लोग एक नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं भाई? इन सभी आइलैंड्स को हम लोग मिला के बोलते हैं एल्यूशियन आइलैंड। क्या बोलते हैं भाई? एल्यूशियन आइलैंड्स। इन एल्यूशियन आइलैंड्स के साथ साथ जो ऊपर ये गड्ढा बना, यहीं पर एक बे फॉर्म होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रिस्टल बे। यहां पर ऊपर आप आओगे तो मैंने बताया था मैकेंजी बे, मैकेंजी रिवर, ये सब यहीं से फ्लो करते हुए मिलेंगे आपको। यहां पर जब आप आओगे तो आपको एक बैफिन बे मिलता है। बैफिन बे जो है वो आपका इधर देखो क्या है, ये आपका ग्रीनलैंड है ना, ग्रीनलैंड। और इधर जब आप आते हो तो आपका बैफिन आइलैंड है। ये वाले हिस्से पर क्या है भाई? बैफिन आइलैंड। तो बैफिन आइलैंड और ग्रीनलैंड आइलैंड के बीच में एक बे बनता है, उसको हम लोग क्या नाम देते हैं? बैफिन बे बोलते हैं। ठीक है भाई, बे। सिमिलरली यहां पर जब आप आते हो तो यहां पर आपको उंगावा बे मिलता है। यहीं पर आपका उंगावा प्लेट्यू भी है। ये वाला रीजन जो है आपका, ये वाला रीजन जो है इसको हम लोग उंगावा प्लेट्यू भी बोलते हैं, है ना? ये क्या है? उंगावा प्लेट्यू। और इसी उंगावा प्लेट्यू के जस्ट ऊपर ये जो गड्ढा दिख रहा है इसी को हम लोग उंगावा बे भी बोलते हैं। ये बात क्लियर है? अब जरा हम लोग गल्फ की बात करते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट गल्फ। अच्छा एक चीज और बड़ा इंपॉर्टेंट है यार, ये तो मैं भूल ही गया। यहां पर देखना, ये क्या है भाई? बे ऑफ फुंडी। यहां पर देख रहे हो एक और बे है, सबसे इंपॉर्टेंट बे जो आप बोल सकते हो, बे ऑफ फुंडी। ये बे ऑफ फुंडी क्यों फेमस है भाई? हमने पढ़ा है, बताओ। यहां पर हाईएस्ट टाइड्स, वर्ल्ड का हाईएस्ट टाइड जो आता है वो यहीं पर आता है ना? तो इसका स्ट्रक्चर ऐसा है कि वो अंदर तक बिल्कुल गड्ढे में घुस जाता है। तो इतना याद रखना। आप जरा गल्फ की अगर बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है आपका गल्फ ऑफ मेक्सिको। ये जो गल्फ ऑफ मेक्सिको है, ये इतना बड़ा सा गल्फ ऑफ मेक्सिको आप बोल सकते हो। इधर आपका पूरा कैरेबियन सी मिलता है आपको। कैरेबियन सी के बाद यहां पर आपको एक और गल्फ नीचे की तरफ मिलता है जिसको हम लोग बोलते हैं गल्फ ऑफ होंडुरास। गल्फ ऑफ होंडुरास। यहां पर नीचे की तरफ जब हम लोग आते हैं तो यहां पर हम लोग को गल्फ ऑफ पनामा मिलता है। हम लोगों ने पढ़ा था भाई, है ना? गल्फ ऑफ पनामा मिलता है। यहां पर जब आप और नीचे आओगे
गल्फ ऑफ पनामा नीचे मिल रहा है और गल्फ ऊपर एक और है, गल्फ ऑफ पनामा। और इस पूरे पनामा जो हमारा आपका ये है, क्या बोलते हैं इसको, कनाल, पनामा कनाल जो है, इसके जस्ट नीचे आओगे तो गल्फ ऑफ पनामा, इसके जस्ट ऊपर आओगे तो ये गल्फ ऑफ डैरियन है। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि पनामा कनाल किन दो गल्फ्स के बीच में, तो आप बोलोगे गल्फ ऑफ डेरियन और गल्फ ऑफ पनामा के बीच में एक लाइन है। ये बात याद हो गई। अब इस तरीके से यहां पर जब आप आओगे तो आपको ये गल्फ ऑफ हॉन्डुरास हमने पढ़ लिया। अच्छा, ये कैलिफोर्निया वाला देख लो यार, कैलिफोर्निया के अंदर जो ये गल्फ मिल रहा है इसको हम लोग बोलेंगे गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया। यहां पर जो अलास्का के बीच में यहां पर जो गड्ढा मिल रहा है हम लोग को, इस गड्ढे को हम लोग बोलते हैं गल्फ ऑफ अलास्का। और यहां पर आपको एक, यहां पर लैब्राडोर के आसपास में ये वाला जो रीजन है ना, लैब्राडोर के जो कुत्ते आते हैं यार, वही लैब्राडोर वाला यही रीजन है, ये कनाडा में है। तो लैब्राडोर का जो ये रीजन है, यहीं पर ऊपर आपको मिलता है लैब्राडोर सी। और यहीं लैब्राडोर के पास में नीचे की तरफ आओगे तो आपको गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस देखने को मिलता है, गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस। याद रखना कि यहां पर ही आपका न्यूयॉर्क शहर बसा हुआ है। तो गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस यहां न्यूयॉर्क शहर को वन ऑफ द बिगेस्ट पोर्ट बनाता है यहां का, न्यूयॉर्क का। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा रिलेट कर सकते हो। आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई। अच्छा, एक और चीज भाई, जब आप बैफिन बे के पास में जाते हो तो वहां पर आपको एक भूतिया हवेली मिलती है। अरे नहीं भूतिया नहीं है यार, वो है बूथिया। क्या है भाई? बूथिया, गल्फ ऑफ बूथिया। ठीक है, गल्फ ऑफ बूथिया याद रखना भाई, मैप कर लो फटाफट से अपने एटलस में बनाते चलो। तो ये पूरा हम लोगों ने पढ़ लिया भाई। अब एक चीज का और था यहां पर, बेरिंग सी याद रखना। बेरिंग सी समझ लो एक ऐसा हिस्सा है, बेरिंग सी इतना इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है हमारे लिए क्योंकि बस ये अलास्का का जो सबसे लास्ट टिप है ना, जो इंटरनेशनल डेटलाइन जाती है भाई साहब, इससे बस 10 किलोमीटर दूर है ना। तो इसीलिए उस वाले हिस्से को हम लोग क्या बोलते हैं? बेरिंग सी। बेरिंग सी के उधर साइड में क्या मिलेगा आपको? साइबेरिया मिलेगा। साइबेरिया और अलास्का के बीच में क्या मिल रहा है? बेरिंग सी मिल रहा है। और इसीलिए इन दोनों के बीच में एक स्ट्रेट जो होगा उसको क्या बोलेंगे? बेरिंग स्ट्रेट। अभी आगे स्ट्रेट्स पढ़ेंगे हम लोग, तो ये भी समझ में आ गया भाई हमें। अब हम लोग थोड़ा सा स्ट्रेट की बात कर ही लेते हैं। तो 2-3 स्ट्रेट ही आपको याद रखने, ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट स्ट्रेट जो है आपका, वो आपको मिलेगा यहां पर स्ट्रेट ऑफ, वैसे तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेट जो है, अच्छा ये स्ट्रेट नहीं है यार, अभी तो हम आइलैंड्स पढ़ रहे हैं। अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, आइलैंड जो है, जब भी हम लोग देखो इसको हम लोग जरा ना मैप करके देखते हैं ये है कहां पर। ये जो आप ऐसे बना रहे हो ना इसको, ऐसा, तो यहां वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, यहां पर एक आइलैंड है जिसको हम लोग क्या नाम दे रहे हैं? वैंकूवर आइलैंड। वैंकूवर आइलैंड, ये जो वैंकूवर आइलैंड है, यहां पर अगर आप देखोगे तो आपको कुछ स्ट्रेट दिखती हैं जिसको हम लोग बोलते हैं क्वीन चैरियट स्ट्रेट। यहां पर आओगे आपको तो जांडे फूका स्ट्रेट मिलता है, और नीचे आओगे तो स्ट्रेट ऑफ जॉर्जिया मिलता है, स्ट्रेट ऑफ जॉर्जिया। ये 3 स्ट्रेट जो हैं ये वैंकूवर आइलैंड से रिलेटेड है। तो ये आइलैंड इंपॉर्टेंट है। एक तो हम लोगों ने वो लेसर एंटिलीज, ग्रेटर एंटिलीज वाले सारे आइलैंड्स कर लिए हैं, है ना, तो वो भी इसमें शामिल कर सकते हो। इसके बाद जरा इस आइलैंड को देखना, हालांकि ये पार्ट वैसे तो देखो यार डेनमार्क है ना, ग्रीनलैंड पर किसका अधिकार है भाई? ग्रीनलैंड पर डेनमार्क, डेनमार्क के अंदर में आता ही है। बट फिर भी हम लोग इसको जब नॉर्थ अमेरिका पढ़ते हैं तो नॉर्थ अमेरिका के फिजिकल मैप में इसको भी शामिल कर ही लेते हैं, है ना, और उसके साथ ही पढ़ते हैं। तो इसके जस्ट नॉर्थ ईस्ट पोर्शन में आपको ये मिलेगा ग्रीनलैंड। अब यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, जैसे कि इसके जस्ट इधर साइड में आपको बैफिन आइलैंड मिलता है, बैफिन आइलैंड। अब वहीं पर हमने अभी बैफिन बे पढ़ा था, है ना। सिमिलरली हम लोग को यहां पर एक डेनमार्क स्ट्रेट मिलता है ना, ये डेनमार्क स्ट्रेट है। डेनमार्क स्ट्रेट के बाद आप जरा इस चीज को यहां पर आप देख लो, एक, हाँ यहां पर एक याद रखना, ग्रीनलैंड के बाजू में ग्रीनलैंड सी है। अब ये ग्रीनलैंड का एक मुद्दा याद रखना कि भाई साहब यहां पर 80% आइस कवरिंग मिलती है, आइस कवर देखने को मिलता है। 80% हिस्सा 80% हिस्सा इसका आइस से कवर्ड है, इसीलिए आपको व्हाइट व्हाइट कलर का पूरा दिख रहा है। इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई है, एक चीज और यार, यहां पर आप देख लो आपका एक डेविस स्ट्रेट है, डेविस स्ट्रेट, डेविस स्ट्रेट भी याद रखना। अब यहां पर आते हैं, देखो यही डेविस स्ट्रेट की बात कर रहा था, यही बेफिन बे की बात कर रहा था। यहां पर जो डेनमार्क स्ट्रेट था वही आइसलैंड और ग्रीनलैंड के बीच का हिस्सा था। यहां पर ग्रीनलैंड की जो आप बात देख रहे हो, अब ये आपका बैफिन आइलैंड है। कुछ आइलैंड्स और देख लो आप, ये आपका बैफिन आइलैंड है। यहां पर आप देख रहे हो एक बड़ा सा आइलैंड, इसको हम लोग बोलते हैं विक्टोरिया आइलैंड। ये वाला जो आइलैंड है इसको क्या नाम देते हैं? विक्टोरिया आइलैंड बोलते हैं इसको। सिमिलरली यहां पर ये वाला जो आइलैंड है इसको बोलते हैं हम लोग बैंक्स आइलैंड, है ना। यहां पर जब आप देखते हो ये जो कनाडा का हिस्सा है और ये जो आपका बैफिन आइलैंड है, ये जो ऑरेंज कलर का आपको पूरा दिख रहा है, ये पूरा आपका बैफिन आइलैंड है। इसके बीच में यहां पर आपको वही गल्फ ऑफ बूथिया मिलता है,
भूतिया नहीं बेटा, गल्फ ऑफ भूतिया। यहां पर हमने हडसन बे देखा था, और इसीलिए यहां पर जब हम आते हैं तो यहां पर हमें मिलता है हडसन स्ट्रेट भी। तो बैफिन बे और यहां पर जो आपका लैब्राडोर वाला रीजन है, इस लैब्राडोर वाले रीजन के बीच में आपको क्या मिलता है, हडसन हडसन स्ट्रेट। और इसीलिए लैब्राडोर चूंकि यहां का हिस्सा है तो इसके जस्ट ऊपर हिस्से को हम लोग लैब्राडोर सी भी बोलते हैं। इतनी बात आपको मुझे लगता है रट गई होंगी, एक बार और पढ़ने की जरूरत है ना। इसके बाद हम लोग देखते हैं कुछ ड्रेनेज पैटर्न, कुछ इंपॉर्टेंट रिवर सिस्टम्स को देखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट रिवर सिस्टम जो हम देखते हैं वो भाई साहब यही है। यहां पर देखो, ये है आपका मिसिसिपी, ये है आपका मिसौरी, ये वाला है मिसिसिपी मिसौरी। यहां पर जब आप देखते हो तो ये आपको मिलता है क्या, सेंट लॉरेंस। क्या मिलता है भाई, ये है आपका सेंट लॉरेंस। यहीं पर आपको लॉरेंस अपलैंड ये सब भी मिले ही थे, है ना, लॉरेंशियल प्लेट्यू, लॉरेंशियल अपलैंड, यहां पर सेंट लॉरेंस रिवर भी है। और यहां पर एक और बढ़िया रिवर है, आप बोल सकते हो ओहायो रिवर, है ना। फिर इधर जब आते हो आपको तो कोलोराडो शहर में आसपास में आपको मिलता है कोलोराडो रिवर। यहां पर कोलंबियन प्लेट्यू देखा था, यहां से एक रिवर निकलती है जिसको हम लोग बोलते हैं कोलंबिया। यहां पर एक और रिवर निकलती है जिसको हम लोग बोलते हैं फ्रेजर रिवर, है ना। ऊपर आप आओगे तो अलास्का रीजन में आपको मिलता है क्या, यूकॉन, यूकॉन। और यहां पर आप मैकेंजी के पास आते हो तो आपको मिलता है रिवर मैकेंजी। यहां पर आपको इस हडसन बे में आपको मिलता है चर्चिल रिवर। मिसिसिपी मिसौरी जो है ये सब आपके किधर साइड में आ रहे हैं भाई साहब, ये सब आपके अटलांटिक ओशन में ड्रेन करते हैं, गल्फ ऑफ मेक्सिको में ड्रेन करते हैं। इसके साथ साथ यहां पर आपका एक ब्रेजर और एक आपका रियो ग्रांड, ये दो रिवर्स और हैं, रियो ग्रांड, ब्रेजर, मिसिसिपी मिसौरी, ये सब गल्फ ऑफ मेक्सिको में आती हैं। अब सोचो कि गल्फ ऑफ मेक्सिको में जब इतने सारी चीजें जब आती हैं तो इसीलिए गल्फ ऑफ मेक्सिको में हम लोग को बहुत ही ज्यादा सल्फर की मात्रा मिलती है। तो हमारा सल्फर का जो एक्सट्रैक्शन है वो इस गल्फ ऑफ मेक्सिको से देखते हुए मिलता है हमें, ये बात याद रहेगी हमेशा। ठीक है भाई, अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग पढ़ते हैं कुछ इंपॉर्टेंट शहर जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। ये हमारे सामने, चलो सबसे पहले कनाडा से स्टार्ट कर लेते हैं, कोई बात नहीं, कनाडा को देखते हैं पहले। कनाडा को हम लोग लैंड ऑफ लिलीज या फिर लैंड ऑफ मैपल बुलाते हैं, लैंड ऑफ लिलीज या लैंड ऑफ मैपल। ये आपके लिए ऐसा एक देश माना जाता है जिसका कोस्ट लाइन देखोगे आप तो भाई साहब सबसे बड़ा कोस्ट लाइन है, लगभग लगभग 1,00,000 किलोमीटर का कोस्ट लाइन दिखता है। हमारे इंडिया कितना है भाई साहब, 7,500, यहां पर कितना है, 96,500, लगभग लगभग 1,00,000 मान के चलो आपकी 1,00,000 किलोमीटर लंबा इसका कोस्ट लाइन एरिया मिलता है। इसीलिए वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट कोस्ट लाइन शेयर करता है, और ये दुनिया का सबसे बड़ा नहीं, सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री बोलते हैं इसको। फर्स्ट कौन है भाई, सबसे बड़ा जो है, सबसे बड़ा कंट्री अगर रशिया मानते हैं तो रशिया के बाद क्या है, कनाडा ही है। ठीक है, अब यहां पर बात करते हैं कनाडा। और जब जैसे यहां पर भी आप देख रहे हो कि आपको अलग अलग टाइम जोन्स मिल रहे हैं, क्योंकि भाई साहब इसका स्ट्रेच बहुत ज्यादा है ना, तो 6 टाइम जोन शायद यहां पर है, एक बार आप क्रॉस चेक कर लेना। यहां पर अब जरा एक एक शहर पर चलते हैं हम लोग। सबसे पहले ये ब्रिटिश कोलंबिया का पार्ट देखते हैं। इसके इधर साइड में आप देखोगे तो आपको अलास्का वगैरह दिखेगा, अलास्का इसमें नहीं इंक्लूड किया गया है। ब्रिटिश कोलंबिया में आपको दो बहुत ही इंपॉर्टेंट लोकेशंस मिलते हैं। सबसे पहला आपका वैंकूवर, वैंकूवर आइलैंड आपने अभी पढ़ा था, है ना, वैंकूवर आइलैंड पढ़ा था कि नहीं। ये जो वैंकूवर आइलैंड आपको देखने को मिल रहा है, ये वैंकूवर आइलैंड ही वो हिस्सा है जहां पर आपका लुम्बरिंग एक्टिविटी बहुत ज्यादा फेमस है। यहां पर बड़े बड़े पेड़ों की काट काट के लुम्बर, एकदम समझ लो सेटल्ड लुम्बरिंग एक्टिविटी, मतलब कि प्रोफेशनल लुम्बरिंग एक्टिविटी यहां पर देखने को मिलती है। मतलब लकड़ी का काम बहुत बढ़िया होता है, इसीलिए पेपर इंडस्ट्री यहां पर आपको बहुत मिलेंगी। फिर यहीं पर आपको एक विक्टोरिया इसका शहर है ना, विक्टोरिया, ये आपका बिगेस्ट फिशिंग और नेवल पोर्ट है कनाडा का, पूरे कनाडा का। थोड़ा सा इधर आओ, एल्बर्टा में आपको एडमॉन्टन दिखता है। ये जो एडमॉन्टन है ये बेसिकली फेमस है अपने लार्जेस्ट प्रेयरी टाइप के यहां पर फील्ड्स मिलते हैं। प्रेयरीज क्या है भाई साहब, प्रेयरीज आपके लिए ग्रासलैंड है, टेम्परेट ग्रासलैंड। हम लोग पढ़ते हैं ना, नॉर्थ अमेरिका में प्रेयरीज, साउथ अमेरिका में पेम्पास। तो ये जो प्रेयरीज हैं ये आपका क्या है भाई साहब, ये आपके टेम्परेट ग्रासलैंड्स मिलते हैं। फिर इसके बाद आप यहां पर आ जाओ, मैनिटोबा में यहां पर आपको विनिपेग मिल रहा है। विनिपेग देखा था अभी हमने थोड़ी देर पहले भी। तो विनिपेग जो है इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट सेंटर फॉर व्हीट प्रोडक्शन, है ना, पूरे विश्व भर में व्हीट प्रोडक्शन का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। यहां पर आपको मिलता है ऑन्टेरियो, ऑन्टेरियो के बाद यहां पर आपको मिलता है ओटावा। ये जो ओटावा है आप ये बोल सकते हो यहां पर, इस ओटावा का, ओटावा जो है वैसे तो कनाडा का एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है पूरा, और यहां पर यहीं पर इसके नीचे आपको एक टोरंटो मिलता है। टोरंटो में भी आपको इंडियन डायस्पोरा बहुत ज़्यादा मिलते हैं, बहुत ज़्यादा मिलते हैं। इसके बाद आप देखो क्यूबेक,
क्यूबेक के जस्ट ऊपर आपको मॉन्ट्रियल, वो ओजोन लेयर वाला जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है भाई साहब, वो मॉन्ट्रियल कहाँ पर है, यहीं पर है मॉन्ट्रियल। मॉन्ट्रियल जो है कनाडा का लार्जेस्ट सी पोर्ट कहलाता है। अब यही वाला जगह है जहां पर मैं आपको बोल रहा था। तो न्यू फाउंडलैंड, अभी नीचे वगैरह हम देखेंगे अभी इस चीज को। यहां पर देखो आप, ये हिस्सा, ये लैब्राडोर और न्यू फाउंडलैंड वाला हिस्सा है। यहाँ पर फिशिंग एक्टिविटीज बहुत भयानक होती है, हमने पढ़ा था। इधर से लैब्राडोर करंट आता है, इधर से नीचे इक्वेटोरियल वार्म करंट आता है। तो इक्वेटोरियल वार्म करंट और लैब्राडोर कोल्ड करंट दोनों मिलते हैं और मस्त फिशिंग ग्राउंड बनाते हैं। तो वो यही हिस्सा पढ़ा था हमने। यहाँ पर बे ऑफ फुंडी हमने पहले ही पढ़ लिया। इसके अलावा यहाँ पर आप देखो, ये जो पिंक कलर का आपको रीजन दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं नोवा स्कॉटिया। नोवा स्कॉटिया जो है, ये अपने एप्पल प्रोडक्शन के लिए बहुत ही शानदार फेमस है। अब एप्पल से आपको भी पता है क्या बनता है बोतल में, है ना, तो वो भी यहाँ पर बन रहा होगा। सिमिलरली नोवा स्कॉटिया में फिशिंग पोर्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप ये मान लेते हैं, अच्छा हाँ, क्यूबेक जो एक शहर है, ये जो क्यूबेक सबसे बड़ा यहाँ पर आप देख रहे हैं, क्यूबेक, क्यूबेक बोला जाता है कनाडा का सबसे पहला सेटल्ड रीजन जो है, वो क्यूबेक को ही हम लोग मानते थे। अब इसके बाद जरा आप लोग कुछ और चीजें देख लो। यहाँ पर नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं अपने यूएस के तरफ। तो यूएस में भी कुछ इंपॉर्टेंट हिस्सों को जरा हम लोग एक बार ध्यान से देखते हैं। यहां पर हम लोग को देखने को मिलता है, सबसे ऊपर आप जाओगे तो सियाटल देखने को मिलता है। सियाटल, सियाटल शहर जो है वो पूरे यूएसए का भाई साहब, वहां पर जबरदस्त एयरक्राफ्ट बनाए जाते हैं, बहुत बड़े एयरक्राफ्ट की असेंबली वगैरह सब वहां पर होती है। यहां पर जब आप आते हो इस रीजन में, तो यहां पर आपको दो बड़े शहर दिखते हैं यार। पहला आपका सिलिकॉन वैली, सिलिकॉन वैली आप सबको पता है भाई साहब, सैन फ्रांसिस्को सिलिकॉन वैली कहलाता है। फिर इसके यहाँ पर आपको लार्जेस्ट पोर्ट तो मिलता ही, इसको हम लोग सिटी ऑफ गोल्डन गेट्स भी बुलाते हैं। यहाँ पर आप देखो लॉस एंजलिस, भाई साहब लॉस एंजलिस, नाम ही सुन के मजा आ जाता है सर कि हॉलीवुड हॉलीवुड हॉलीवुड, लॉस एंजलिस, क्या बात है। नीचे आते हैं यहाँ पर हम लोग को एरिजोना शहर में, एरिजोना जो स्टेट है यहाँ का, यहाँ पर फिनिक्स मिलता है। फिनिक्स, फिनिक्स में आपके एल्यूमिनियम प्रोडक्शन बहुत ही शानदार होते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर देखो आप, ये कोलोराडो शहर है। कोलोराडो शहर में आपको ऑयल रिफाइनरीज बहुत ज़्यादा मिलती हैं। यहाँ पर आपके पास, यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर आपका एक व्योमिंग जगह है, व्योमिंग, व्योमिंग में आपको गीजर्स मिलते हैं। गीजर्स भाई साहब बाथरूम में लगने वाले गीजर नहीं, नेचुरल गीजर की बात हो रही है। जो आपका फेमस येलो स्टोन गीजर जो आप बोलते हो ना, येलो स्टोन नेशनल पार्क, वो यहीं पर है ना। फिर आपको मोंटाना जो यहाँ पर स्टेट है, यहाँ पर आपको कॉपर का प्रोडक्शन बहुत मिलता है। टेक्सास, हम सबको पता है भाई साहब, टेक्सास इतना इंपॉर्टेंट है। और टेक्सास का ह्यूस्टन शहर, ह्यूस्टन शहर के अंदर में आपको ऑयल रिफाइनरी, शिप बिल्डिंग, केमिकल इंडस्ट्रीज, ये सब बहुत अच्छे तरीके से मिल जाती हैं। यहाँ पर आप इसको भी समझना, इधर जाओगे आप तो यहाँ पर जो पिट्सबर्ग है, ये आपका आयरन एंड स्टील प्रोडक्शन के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। ये आपका यहाँ पर डेट्रॉइट, ये जो मिशिगन लेक था ना, मिशिगन के जस्ट बगल में ये मिशिगन स्टेट है। मिशिगन स्टेट का एक शहर है डेट्रॉइट। इस डेट्रॉइट में आपको ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज का बहुत बोलबाला देखने को मिलता है। फिर जब यहाँ पर आप आते हो पिट्सबर्ग के पास में, तो पिट्सबर्ग में आपको आयरन स्टील मिलता है, हमने पढ़ लिया। न्यूयॉर्क हमने पहले ही पढ़ लिया भाई साहब, यूएस का लार्जेस्ट पोर्ट है न्यूयॉर्क, है ना। और हमने पढ़ा था भाई न्यूयॉर्क के बाजू में कौन सा, यहाँ बताओ कौन सा लेक होगा, अगर आपको याद होगा, शिवम हीरो, यहाँ क्या पढ़ रहा था, ओंटारियो, एरी ओंटारियो। और यहाँ पर पूरा न्यू फाउंडलैंड वाला ऊपर हिस्सा दिखेगा क्या, वहां पर आपको गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस दिखेगा क्या, उसी से कनेक्ट होके भाई साहब पूरा बनता है, बहुत ही जबरदस्त हिस्सा, है ना। तो इस तरीके से आप पूरा याद रखो। अब देखो मैं आपको एक चीज बता रहा था कि जो एक ऐसा छोटा सा पैसिफिक आइलैंड जो कि हम लोगों ने नहीं पढ़ा है, हमारे पूरे इस यूएस में ना आपको 50 स्टेट्स दिखते हैं। जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हम लोग बोलते हैं, वो यही 50 स्टेट्स का यूनियन है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इसका एक स्टेट जो है वो काफी बाद में, जो सबसे आखिरी में जुड़ा था, उसको हम लोग बोलते हैं पैसिफिक। पैसिफिक ओशियन के बीचों बीच हिस्से पर आपको मिलता है हवाई, जिसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस रोड, क्रॉस रोड ऑफ द पैसिफिक, क्रॉस रोड ऑफ द पैसिफिक। इसका कैपिटल जो है वो होनोलुलु, घूमने की जबरदस्त जगह है। हवाई आइलैंड जो है वो हॉटस्पॉट वॉल्केनोज हैं, तो यहाँ पर आपको शील्ड वॉल्केनोज बहुत दिखते हैं। बसाल्टिक इरप्शन यहाँ पर बहुत ज्यादा होता है। बसाल्ट जो है वो पतले होते हैं ना, फ्लो कर जाते हैं हर जगह। तो ये सब तो हमने ऑलरेडी अपने पढ़ चुके हैं। फिर जो ये हमारा पूरा का पूरा आपका अलास्का रीजन है, वहाँ तो पूरा टुंड्रा क्लाइमेट कंडीशन ही बनता है भाई साहब। तो इसी तरीके से एक और बस हम लोग देख लेते हैं फटाफट से। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट स्टेट्स की जो हम बात कर रहे थे, तो आपको डेविस स्टेट बता दिया मैंने, बेरिंग स्टेट बता दिया, बस स्टेट ऑफ फ्लोरिडा नहीं बताया था। तो स्टेट ऑफ फ्लोरिडा, ये फ्लोरिडा शहर है, और इसके जस्ट नीचे क्यूबा और फ्लोरिडा के बीच में आपको स्टेट ऑफ फ्लोरिडा देखने को मिल जाएगा। और इसके बाद यहीं से हमारा सिलसिला जो होता है वो होता है खत्म। क्या भाई, कैसा लगा सेशन, मजा आया? लगा कि नॉर्थ अमेरिका की बल्ले बल्ले हो गई? एक दो बार और पढ़ लेना बच्चे। अगर मजा आया है
तो नीचे ना कमेंट सेक्शन में लिख देना सर, इधर फाड़ के फेंक दिया, मौज ऐसी आ गई कि सर नॉर्थ अमेरिका अब नहीं भूलने का। लेकिन हाँ भूलेगा, बता रहा हूँ, फैक्ट है ना, फैक्ट भूल जाता है। तो भूलने वाला फैक्ट को बार बार याद करना पड़ता है, तो अच्छे तरीके से याद करना, मस्त तरीके से सारा नोट डाउन कर लेना जितने भी पॉइंट्स हमने बताए। ये पीपीटी तुरंत के तुरंत आप अपने हमारे टेलीग्राम चैनल से उठा लेना और वहां से फिर सारी चीज़ें रिवाइज भी कर लेना। तो आज के लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग इट वेरी पेशेंटली फ्रेंड्स। हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट।